मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा में। दोस्तों, आज से हम सब लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज टीजीटी पीजीटी के लिए, जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण होगी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन संविधान से। दोस्तों, आप सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो यूट्यूब में दिन भर मानक क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप सब लोगों से आग्रह मेरा, मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी आप लोग करिए तो हमेशा देखिए मानक क्वेश्चन, कोई भी टीचर का बनाया हुआ क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि मानक क्वेश्चन का एक लेवल होता है। इसलिए मानक क्वेश्चन ही करिए जो हमें उसके रिपीट होने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज से हम सब लोग टीजीटी पीजीटी के लिए आज से भारतीय संविधान की एक सीरीज़ शुरू करेंगे, जो आप सब लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप सब लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी में, खासतौर से टीजीटी में 25 नंबर तो कहीं भी नहीं गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 25-30 नंबर तो आने ही आने हैं, इतने तो आते ही आते हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है दोस्तों कि ये सीरीज आप सब लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज से हम लोग भारतीय संविधान की बिल्कुल शुरू से सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप सब लोगों से आग्रह है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए इस सीरीज का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये दोस्तों, हम लोग संविधान के जितने भी यूपी पीसीएस आईएएस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, कि ये सीरीज हम लोगों के लिए बहुत काम की होगी। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास, तो आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय नियम जो 1773 से 1853 तक हुए, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश ताज का आ गया शासन भारत में। तो ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। देखिए दोस्तों, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम नोट्स पढ़िए दोस्तों। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश शक्ति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में, दोस्तों देखिए, मैं मेन पॉइंट हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष से बढ़ाकर, आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों कि कंपनी का 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। एक सेकंड दोस्तों, आज पहला दिन है तो मुझे भी इसको चलाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही है। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1793 के चार्टर एक्ट 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कितने दोस्तों, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, 1833 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, अब हम इससे आए हुए क्वेश्चन करेंगे। आप सब लोगों को इसका जवाब देना है। क्वेश्चनों का आप सब लोग दोस्तों जवाब देंगे क्वेश्चन का। ये देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आप सब लोगों ने अभी नोट्स में पढ़ा भी है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस में आया है 2010 में। तो आप समझिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2010 में आ सकता है तो आपकी टीजीटी पीजीटी में क्यों नहीं आ सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर दोस्तों ए नंबर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप सब लोगों को क्वेश्चन दोस्तों मुझे लग रहा है छोटा दिख रहा है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन बड़ा कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और छोटा कर दूं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सब लोग उत्तर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
तो दोस्तों आप सब लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी आरओ एआरओ में आ चुका है। तो आप सब लोगों ने दोस्तों अभी नोट्स में पढ़ा भी होगा कि 1773 के एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, रुकिए दोस्तों थोड़ा इसको बना लें। तो देखिए दोस्तों आप सब लोगों ने, फिर से हो गया, आज पहला दिन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई मुझे भी महसूस हो रही है इसको बनाने में। देखिए दोस्तों नीचे ही कर लिया है क्वेश्चन को और छोटा भी किए दे रहे हैं जिससे आपको दिख भी जाए आसानी से। देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। 1773 के एक्ट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 1774 में की गई थी। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है। तो और दूसरा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों आप सब लोगों ने क्या पढ़ा है कि लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे लेमेस्टर कह रहा है। तो दोस्तों ये लेमेस्टर गलत होगा, इसलिए दोस्तों ये विकल्प 2 ये गलत होगा। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा, केवल ए। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों केवल ए इसका सही है। देखिए दोस्तों ये कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिलान वाला है। देखिए दोस्तों अब दोस्तों आप सब लोगों को दिख रहा होगा ये। चलिए देखो, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए दोस्तों आप सब लोगों को कुछ भी पता हो या ना पता हो, लेकिन एक चीज़ तो पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी, जिसके सर्वोच्च न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। तो दोस्तों देखिए बी का आप सब लोग सबसे पहले मिलाइए, बी का ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, क्योंकि नियामक ये 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो देखिए दोस्तों बी का एक किस में है? बी का एक दोस्तों देखिए बी नंबर बस में है। ये दोस्तों बी नंबर बस में आपका बी का एक है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे भी इसमें देख भी लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है 2003 में। दोस्तों इस सभी क्वेश्चन आपकी पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सब लोग के लिए। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस 2018 में आ चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से दोस्तों इसको पढ़ना है आप सब लोगों को। देखिए निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? देखिए दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं
आंग्लविद विवाद। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का अपने हिसाब से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पेपर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का कठिन भी बनेगा, लेवल थोड़ा बढ़ेगा भी, तो भी देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो क्या होगा दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए हुए कूट का सही उत्तर से उपयोग कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या होगा उत्तर? तो इसका उत्तर दोस्तों सभी विकल्प सही होंगे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में किससे पड़ी? तो देखिए दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों बिल्कुल पढ़िए। 1813 के चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इससे भी दोस्तों पढ़ा, प्राच्यविद और आंग्लविद ये इससे भी पढ़ा, इसलिए दोस्तों को इसका विकल्प डी सही होगा। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को, देखिए दोस्तों आप सब लोगों को दिख ना रहा होगा, मैंने क्वेश्चन इसलिए बड़ा कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। आप सब लोगों ने नोट्स में भी पीछे पढ़ा था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में दोस्तों समिति का गठन हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही नाम है दोस्तों, केवेंडिश उसका पूरा नाम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में जो बना था भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 के अधिनियम से, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। देखिए दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इसको भी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? 1833 होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए एक बार, बी नंबर होगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं इसका उत्तर। नहीं दोस्तों, 1813 होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। ए नंबर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसकी व्याख्या यूपीआरओ में आ चुका है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों ये क्वेश्चन को भी। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये पढ़ा था, चाय और चीन के साथ व्यापार को 1813 के अधिनियम के द्वारा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गए। तो दोस्तों आप सब लोग इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? तो आप सब लोग इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? फिर मैं बताता हूँ, फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ जो ध्यान से देखा करिए, यहाँ पे सही पूछता है कि गलत पूछता है, तो ये सही पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहले एक बार नीचे टिक जरूर करिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्योंकि हम सब लोग जल्दी में धोखा खा जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार
तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर दोस्तों ए नंबर होगा, मतलब ए और 2 सही है और विकल्प सी तीसरा नंबर गलत है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी तथा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा नंबर गलत होगा दोस्तों, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो क्या होगा दोस्तों, ए नंबर इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर सही होगा, मतलब विकल्प ए और 2 सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीन को छोड़कर। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है 2012 में। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, आप सब लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ए होगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। हाँ, ए नंबर ही इसका उत्तर होगा, ए नंबर इसका उत्तर सही होगा। देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज भाषा प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। देखिए दोस्तों, ये अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ये दोस्तों हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरा भी पहला दिन था वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, बहुत दिन से मैंने भी वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए दोस्तों मुझे भी समस्याएं थोड़ा सामना करना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अगर आप कोई चीज़ का प्रयोग करेंगे तो कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सब लोगों से आग्रह है कि ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के जो आगामी पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही रामबाण श्रृंखला रहेगी संविधान की। आज जो तकनीकी समस्या थी, मुझसे जो समस्या हुई, आगे दोस्तों सुधार किया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीरीज हमारी निरंतर चलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोगों को अगर पसंद आई हो ये श्रृंखला तो दोस्तों इसका शेयर ज़रूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।